जैसे पहला एड्रेस है 0x00, मतलब ये होता नहीं है 0x00, 0x00 ओके। पहला एड्रेस पड़ा हुआ 0x00, दूसरा क्या हुआ 0x004। लेट्स से मैं हेक्साडेसिमल में नहीं लिख रहा, तो कैन यू टेल मी आखिरी वाला एड्रेस क्या होगा? 0036 होगा, है ना? 36 होगा ना? अग्री? और इसके बाद वाली वैल्यू होगी वो क्या होगा? ये जो अगर मैं इमेजिनरी तौर पे ये बना लूं अगले 4 बाइट, इससे अगले वाली बाइट का एड्रेस क्या होगा? 0x 0040, ठीक है? अगर मैं ऐसे बच्चों के ना लिखता हूं, ठीक है? बाद में वो तो ABC शुरू हो जाएगा, लेकिन वो मैं लिखना चाहता हूं, ठीक है? एक्चुअली मैं इसलिए यहाँ पर x नहीं डालता, x का मतलब था हेक्साडेसिमल, लेकिन मैं x में लिखता हूं, ठीक है? अच्छा अब एक बात बताओ, ए में मैंने क्या स्टोर किया? अरे का पहला जो कि आपका 0000, अग्री? ठीक है? यार ये मुझे कंफ्यूज डाल रहा है, ये मैं ना इसको 100 इसको 104 करता हूँ, ये 136 हो जाएगा, ये 0 समय जो एड्रेस 0 होता है ना वो रिजर्व होता है, उसे हम नल एड्रेस कहते हैं, तो इसलिए आई डोंट वांट टू यूज दैट। चलिए, so far so good? Yes, no problem? All right. अच्छा, ए में क्या एड्रेस आ जाएगा? अच्छा, ए जो है खुद भी एक जगह बनेगा, लेट मी कॉल दिस कि वो ए शायद यहाँ पर चलेगा, है ना? ए का अपना एड्रेस कितना है? 0x? हाँ? 140 हो गया, ठीक है ना? ये एड्रेस 140 है, और यहाँ पे इसके अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है? 0x 100, अग्री? ठीक है? बाय द वे, अगर हम ये जो इंस्ट्रक्शन है वो काफी इंस्ट्रक्शंस के बाद लिखते, और यहाँ हमने लेट्स से और भी बहुत सारे वेरिएबल्स बनाए होते, तो एक्चुअली ये कहीं दरमियान में बहुत सारे आने थे, और इसके बाद ये जाकर लेट्स से वो 0x200 के ऊपर जाकर ये a वेरिएबल बनता है, और इसके अंदर एड्रेस क्या होगा? 0x100 नहीं आता, अगर डाल दें तो पता, बिकॉज़ अरे का नाम एड्रेस ही होता है, तो अरे के नाम के साथ एड्रेस लगाने की जरूरत नहीं। अगर कोई वेरिएबल होता है, हाँ, अगर आप वेरिएबल होगा तो लगाएंगे, लेकिन अरे का नाम पॉइंटर ही होता है। पिछली क्लास में देखा था कि अरे का नाम एक्चुअली पॉइंटर ही होता है, ओके? अभी तो बहुत सारी चीजें पता लगेंगी आपको, वो चीजें जो कि हम सोच रहे थे कि कुछ और है, वो एक्चुअली पॉइंटर होता है। वेट फॉर इट। अच्छा, ए में क्या एड्रेस स्टोर होगा? 0x100। स्टैटिक ए इज इक्वल टू स्टैटिक ए प्लस स्टैटिक ए, क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू 2, किसकी वैल्यू 2 हो जाएगी? 0x1 a की वैल्यू 2 हो जाएगी, लेकिन a की वैल्यू कहीं सर 1 पे 2 चला जाएगा क्या? a+4 करेंगे तब तो आगे नंबर मिल जाएगा। और यार इसका क्या होगा मुझे बताओ, इसका सर 100 लोकेशन पे जाके 2 सेव हो जाएगा, 2 सेव हो जाएगा। हाँ बस इस जगह पे 2 हो जाएगा, कौन सी बात है? वो समझ रहे तू क्या कह रहे हैं? वो एड्रेस इंक्रीमेंट कर एक दो में आगे जाने की बड़ी पड़ी है, तो यहां पे अपने उसको डी रेफरेंस नहीं करती, डी रखती है, डी रेफरेंस करते हैं, तो आप जो सा इंट कोई वैल्यू साइन कर रहे हैं, इंट वैल्यू, हां दूसरा क्या इंट की वैल्यू साइन नहीं होती सर, वहां पे आप आगे वहां पे आगे एस्टिक है, वहां पे ऑलरेडी अब 2 पड़ा हुआ है, 2 को आप यार बात सुनो, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये देखो, दो हम जब भी हम असाइनमेंट स्टेटमेंट लेते हैं ना, असाइनमेंट स्टेटमेंट के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है उसकी एल वैल्यू, एक होती है उसकी आर वैल्यू। एल वैल्यू होती है लेफ्ट वैल्यू, एक होती है आर वैल्यू। आर वैल्यू का मतलब क्या है? रीड वैल्यू, जो रीड है, तो पहले आर वैल्यू इवैल्यूएट होती है, फिर एल वैल्यू इवैल्यूएट होती है, ठीक है? पहले हम आर वैल्यू पे जाते हैं, आर वैल्यू पे क्या कहता है? रीड करो,
ठीक है, तो मैं स्टैटिक ए करूंगा तो इस जगह रिप्लेस क्या हो जाएगा, इस जगह रिप्लेस होगा जहाँ पे वो पहली वैल्यू पड़ता है, जहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर भी वो रिप्लेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। फिर वो कहता है कि मैंने दोनों वैल्यूज कंप्यूट की, क्या आ रहा है 2 से आ रहा है। ये किस जगह रख रहा है, ये आर वैल्यू के लेफ्ट वैल्यू की तरफ पे आ रहा है। तो लेफ्ट वैल्यू की तरफ पे आ रहा है तो यहाँ पर एक्चुअली ब्लॉक रिप्लेस होता है। ब्लॉक का मतलब है यदि जो भी एड्रेस पड़ा हुआ है इसके अंदर वो ब्लॉक उठाओ, वो ब्लॉक हटा, which means ये 1 + 1 = 2 है, ये किसमें स्टोर हो जाएगा, इस ब्लॉक में स्टोर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमें करते हैं a++। a++ का मतलब क्या है, अगला एड्रेस पे चलता है। इसका मतलब है a की वैल्यू क्या हो जाएगी 104, ये हो जाएगा 104। ठीक है, कश्माल क्या होगा 104। जब ना ये इस बात में भूल, ये दोबारा चलेगा भाई, है ना, दोबारा से ये स्टेटमेंट चलेगी। अब क्या हो जाएगा 2 पे जाएगा वैल्यू 2, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, और ये 4 रिप्लेस हो जाएगा किस जगह पर, दोबारा से उसी जगह पर, जो कि मैंने 104 वाला ब्लॉक किया रिप्लेस किया। नेक्स्ट सर, ठीक है यार, अभी मैं मानी क्या मैं जाता हूँ। जय मेरे बात, ये लूप कहाँ तक चल रहा है, जब तक ये लास्ट उसको नहीं मिला था, जब तक के एड्रेस a+10 ना हो। a+10 का क्या मतलब है, कोई ताल्लुक नहीं है इसका वैल्यू से, 11 और नहीं है। ये क्या है, ये क्या है, a क्या है, a एक एड्रेस है, 0 नहीं है। जब कि 0x100 वो कह रहा है 0x100 में क्या ऐड कर दो, 10 हाँ 10 मतलब 40 10 एड्रेसेस ऐड कर दो। 10 एड्रेस का मतलब क्या है, ये हो जाएगा 0x100 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 4। व्हाई 10 मल्टीप्लाई 4, के एड्रेसेस आपकी जो ब्लॉक है वो इंटीजर डेटा जो है तो वो 40 ब्लॉक में चला जाएगा। व्हिच मींस कह रहा है कि जब तक a में क्या वैल्यू ना आ जाए 0x140, ठीक है, x नहीं आ, यानी कि अरे एक्चुअली पूरी अरे को ट्रैवर्स करेगा, क्या फर्क पड़ जाएगा इस पूरी अरे से, ये पड़ जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 20, और यहाँ पे वो नहीं अपडेट कर रहा है क्योंकि व्हाइल लूप ब्रेक करना। सर वो a++ वाली बात क्या मतलब समझ नहीं आया, a+1 क्या होता है, 2 हो जाएगा, क्या 2 हो जाएगा, a++ क्या होता है, पॉइंटर में इंक्रीमेंट क्या होता है, 1 बिट मेमोरी का इंक्रीमेंट। यार प्लीज बात सुनो यार, बिट कहाँ से आ गई, सर आप बेसिकली एड्रेस आप पढ़ा रहे हैं ना, हाँ पहला एड्रेस है 100, 100, ठीक है, अगर आप उस पे इधर आओ, एक ये आपका ए में क्या पड़ा है 100 पड़ा है, ठीक है, अब आपने इंक्रीमेंट किया तो ये कितना हो जाएगा 101 नहीं होगा, ये 104 होगा, 104 होता है, डिपेंड करता है वो किस टाइप का पॉइंट है, यानी अगर हम उसको कहते हैं +1 तो एक्चुअली 4 ऐड करेगा वो प्लस होगा, ऑटोमेटिकली। अगर मैं +2 करूंगा तो वो 8 आएगा, डिपेंड करता है वो किस डेटा टाइप, ताकि आप देखो वो डिपेंड करता है वो किस डेटा टाइप का है। अगर डेटा टाइप इंट है तो वो +1 की जगह +4 करता है, ठीक है, और अगर वो कैरेक्टर डेटा टाइप होता तो फिर वो +1 है। अगर वो शॉर्ट डेटा टाइप होता तो क्या होगा, वो +10 का मतलब है 10 मल्टीप्लाई बाय 2 करता है, और अगर वो डबल डेटा टाइप होता तो वो 10 मल्टीप्लाई बाय 8 जी, जो लेफ्ट वैल्यू के साथ अगर स्टैटिक में होता है ये वो तो मैंने कैसे कहता कि भाई मैं एक वैल्यू एक पॉइंटर को साइन नहीं कर सकता, ठीक है, मेक सेंस, इस वैल्यू पे एड्रेस को नहीं, हाँ वैल्यू एक एड्रेस को साइन नहीं कर सकता, वैल्यू एक पॉइंटर को नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा एक अब एक कंपाउंड था इकरा, अच्छा अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि मैंने अगर कोई भी अरे बनाई, अच्छा आपको याद है ये हमने किया था कॉस एन ए, अगर मैं लिखता हूँ या कोई भी बी लिखता हूँ उसको मैं क्या करता हूँ, ठीक है, और मैं बी ++ करता हूँ,
तो डी क्या वैल्यू देगी? एक्चुअली इस लाइन पे क्या आएगा? एरर आएगा। क्या एरर आएगा? कांस्टेंट है और उसको तुम चेंज नहीं कर सकते, है ना? एक कांस्टेंट को हम चेंज नहीं कर सकते, अग्री? सही है ना? अच्छा, ये एक्चुअली अलाउ नहीं है ना? आप मैं तुम्हें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, और वो एक्चुअली इसी सवाल से, और वो ये है कि जब आप एक इंटीजर a10 लिखते हैं तो इंटरनली एक्चुअली क्या होता है? इंटरनली ये होता है, जब मैं सिंटेक्स आई होप कि ये गलत नहीं हुआ, उन्होंने कंफर्म किया था कि स्टैटिक कॉन्स्ट होता है या कॉन्स्टेंट, लेट मी चेक। अभी आंखें बंद करो सारे, आंखें बंद करो सारे, मजा आ गया? बंद। अच्छा, एक अब बड़ी इम्पोर्टेंट बात वो ये कि अगर मैं जब मैं ये लिखता हूँ ना इंटीजर स्टैटिक ptr इज इक्वल टू n, एंड एड्रेस ऑफ n, और n में क्या पड़ा हुआ है? n एक इंटीजर है, उसमें क्या वैल्यू पड़ी हुई? 10 है, ठीक है? अब एक बात, जब मैं ptr प्लस प्लस करता हूँ तो क्या हो जाता है? उसमें वो एक अलग नेक्स्ट मेमोरी को पॉइंट करना शुरू करता है, ठीक है? ऑलराइट? अच्छा, अब एक बात सुनो, अगर मैं इससे आगे कॉन्स्ट पीडीएफ लग कर वो इसका मतलब पता क्या होता है? इसका मतलब होता है, आपने पता है पॉइंटर बनाया, आपने नाम रखा ptr, तो पता है वो इंटीजर टाइप को पॉइंट करेगा, वो इंटीजर टाइप को पॉइंट करेगा, लेकिन पता है उसका एड्रेस क्या होगा? फिक्स होगा, फिक्स रहेगा। उसमें एड्रेस जो आपने उसकी इनिशियलाइजेशन के वक्त साइन कर दिया, आज के बाद आप इसको चेंज नहीं कर सकते, यानी कि ये इंस्ट्रक्शन आप गलत कर, इससे कंपाइल टाइम एरर। कंपाइल टाइम एरर का मतलब ये है कि आपको वो कहेगा भाई कि आप इस पॉइंटर की, इस पॉइंटर में पड़े हुए एड्रेस की वैल्यू को आप नहीं बदल सकते। ये तो बात समझ? हाँ, क्या ये कर सकते हैं? आपने जो इंटुमेशन आपको आंसर दे दिया ना, आपको वही आंसर है। व्हाट इफ कि मैं ये करूं स्टैटिक ptr इज इक्वल टू 20, क्या ये अलाउ होना चाहिए? ये हो सकता है, ये अलाउ होना चाहिए। ये क्यों अलाउ होना चाहिए? ये कह रहा है कि भाई ये ptr हमारा इसकी तरफ पॉइंट करेगा और इसको नहीं बदलना प्लीज, लेकिन इसके थ्रू उसकी वैल्यू बेशक करो, आपको याद सबको बात सुना? हाँ हाँ, यानी कि ptr में जो वैल्यू पड़ी हुई है, यानी ये इस ptr में वैल्यू पड़ी हुई है, एड्रेस भी बस चेंज बस एड्रेस चेंज हो। हाँ, उस एड्रेस पे पड़ी हुई वैल्यू को आप चेंज करना। हाँ? शाबाश, एक और बात, व्हाट इफ के कॉन्स्ट मैं यहाँ ना लगाऊं, मैं कॉन्स्ट यहाँ ना, अब क्या ये होगा? ये हो सकता है? ये हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि वो कह रहा है भाई पॉइंटर है जो ऐसी जगह को पॉइंट करेगा जो कांस्टेंट है ना, लेकिन जो उसमें एड्रेस है वो कांस्टेंट नहीं है, तो आप ptr प्लस प्लस कर सकते हैं। दिस इज नाउ अलाउड। लेकिन पॉइंटर को पॉइंट नहीं करता। हाँ, पॉइंटर हमेशा वेरिएबल को पॉइंट नहीं करता। पॉइंटर में एक एड्रेस होता है बस, वो कांस्टेंट कब हो सकता है? वो कांस्टेंट कब होता है? ठीक है, वो कांस्टेंट हो ना, यार प्लीज बात सुन,
कांस्टेंट का मतलब सिर्फ ये है, यहाँ पर कौन लगाने का मतलब ये है कि भाई इसके इस पॉइंटर के थ्रू आप इस मेमोरी को चेंज नहीं कर, इस कांस्टेंट इस यानी कि मैं ये पीटीआर है उसको जो मैंने एड्रेस सेंड किया है, अब मेरे पे ये रिस्ट्रिक्शन लगी है कि आप तुम इस एन की वैल्यू को बदल नहीं सकते, एन की वैल्यू को नहीं पूछ सकते। आप चाहें तो पी की पीटीआर की वैल्यू कैसे बदल दें, पीटीआर पर तो साथ है सर कॉमर्स ऊपर नहीं लेने चाहिए, क्या कॉमर्स ऊपर नहीं लेने नहीं, ये तो बुरी बात है। आप चाहें तो कौन लगा दें, यहाँ पर कौन लगा भी सकते हैं, लेकिन इस कौन लगाने का मतलब क्या है, तो फिर मैं एन को नहीं बदल, है ना। लेकिन अगर मैं ये नहीं करना चाहता, मैं एन को चेंज करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इस पीटीआर के थ्रू चेंज नहीं करना चाहता, तो मैं यहाँ पर अगर मैं इस इनसे पहले कौन सा लगा, उसका मतलब क्या है कि आप मेरे पे रिस्ट्रिक्शन लगी है कि मैं इस पीटीआर को रीड ओनली एक्सेस कर रहा हूँ। ये बात समझ, आप किसी एक्चुअली आप कह रहे हैं मेरा डेटा जो है वो मेरी मुझे याद है, इट्स अ वे टू काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्ट थिंग्स, कि मैं कहता हूँ कि भाई मेरे पास डेटा है, मैं आपको उसका एड्रेस दे रहा हूँ, लेकिन मैं काइंड ऑफ आपको रिस्ट्रिक्ट करूँगा। भला क्या रिस्ट्रिक्ट करूँगा कि भाईजान ये रीडिंग के लिए है ना, आपको एडिट करने के राइट्स नहीं, नहीं इसमें हम अगर ये करेंगे ना तो यहाँ पर वो कहेगा भाई मैं नहीं पॉइंटर के थ्रू चेंज पॉइंटर के थ्रू चेंज करते हैं, एंड के थ्रू चेंज करते, लेकिन पॉइंटर के थ्रू चेंज करते सर अगर पॉइंटर प्लस प्लस कर दे तब नीचे कोई चेंज कर सकते नहीं, इस पॉइंटर प्लस प्लस कर दो, ये इसकी डिक्लेरेशन के वक्त अगर आपने यहाँ पे कॉस्ट लगा दिया तो इसका मतलब ये है कि ये कैसा पॉइंटर है जो सिर्फ रीड ओनली पर्पस के लिए यूज है, ठीक है। जब भी आप एक पॉइंटर बनाते हैं जिसकी टाइप जो है वो कॉस्ट होती है, इसका मतलब है इससे रीडिंग पॉइंटर, रीडिंग पॉइंटर समझ आ गई, रीडिंग पॉइंटर में इससे रीड ओनली पॉइंटर, यानी कि इसके थ्रू आप डेटा को सिर्फ रीड कर सकते हैं, ये जहां पे पॉइंट करेगा उस डेटा को रीड कर सकते हैं, उस डेटा को चेंज नहीं कर सकते, और इसकी पॉइंटिंग चेंज कर सकते हैं। हाँ? पॉइंटिंग इसकी चेंज कर इसकी पॉइंटिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब ये तक हमने क्या चीज पढ़ी है, अभी तक हमने पढ़ी है भाई, एक तो हमारा सिंपल पॉइंटर होता है, क्या टाइप लिखा हमने, और यहाँ पे हमने स्टैटिक लिखा, और यहाँ पे हमने पीटीआर, ठीक है। दूसरा हमने क्या लिखा, यहाँ पे लिखा, यहाँ लिखा हमने कॉन्स्ट, यहाँ पे लिखा कॉस्ट टाइप, कॉस्ट टाइप का मतलब क्या है, रीड ओनली डेटा, और यहाँ पे लिखा स्टैटिक, और यहाँ लिखा सबको बात सुना, ये है टाइप 1, ये है टाइप 2, टाइप 3 क्या है, ये पॉइंटर्स की मैं आपको टाइप बता, अब तीसरी टाइप क्या है कि व्हाट इफ कि मैं यहाँ पे लिखूं टाइप, और यहाँ पे लिखूं स्टैटिक, और स्टैटिक के बाद मैं लिखूं यहाँ पर टॉगल, और यहाँ पे मैं लिख दूं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये पॉइंटर खुद कांस्टेंट है, ये फिक्स हो गया। इसका मतलब हाँ ये एक जगह पे फिक्स कर दिया, भैया इसको नहीं बदलना, ये बात सुनाई, हाँ इसके थ्रू वैल्यू चेंज करनी इसे करें, याद आपको याद है राइट, ये जिस टाइप का पॉइंट कर रहा है वो चेंज हो सकती है, लेकिन ये पॉइंटर खुद नहीं चेंज हो सकता, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है, ऑलराइट। द फोर्थ एंड लास्ट टाइप इज, क्या हम कहते हैं, ये था हमारा टाइप, और ये था हमारा स्टार, और ये था हमारा पीटीआर। व्हाट इफ कि मैं यहाँ भी कॉस्ट लगा दूं और यहाँ भी, दोनों चीजें इसका मतलब क्या है, it's a constant pointer and it is also pointing to a data type which is also constant, ये मतलब है it is a read only constant pointer, यानी आप उसकी वैल्यू भी दीजिए, उसकी वैल्यू हम डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं, डायरेक्ट उस वेरिएबल के साथ करते हैं, लेकिन आप इस पॉइंटर के थ्रू चाहिए, आप और आप उसे रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दे, जब आप ये टाइप कर, यानी मेरी बात सुनो, ये आपने डेली लाइफ में भी बड़ा देखा होगा कि आप कहते हैं भाई कि जी ये आप चीज ले जाए, इसकी जी फलानी वारंटी है, लेकिन जी आपने इसे ओपन नहीं करना, ठीक है, तो वो आपको काइंड ऑफ इस तरह की वारंटी देगा, है ना, तो इट्स ए वे, इट्स एक्चुअली, हम एक बात सुनो, हम एक्चुअली उस तक जा रहे हैं, हम अपनी जो नेक्स्ट हमारा प्रोग्रेस है ना, जो कि एक बहुत बड़ा स्टेप होगा,
वो होगा हम ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ जाएंगे जिस तरह हम सोचते हैं। It will, I mean, the next paradigm shift which we are about to go into, that will be कि हम कंप्यूटर की ऐसी लैंग्वेज की तरफ जाएंगे जो कि बिल्कुल वैसे ही सोचेगी जिस तरह हम सोचते हैं। I mean, beautiful idea, ठीक है? Wait for that. But everybody understand कि यहाँ पर हम उसे read only है। ये एक पॉइंटर है जो कि जनरल इससे आप चेंज कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसा पॉइंटर है जिसको आप सिर्फ रीडिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। हाँ, पॉइंटर को आप जिधर मर्जी पॉइंटर जिधर मर्जी पॉइंट करवा दे, लेकिन वो डेटा को रीड करेगा और चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि पॉइंटर आपको जहाँ पर जिस जगह पॉइंट करवा दिया, आप क्या हुआ? आप वो बस वही पॉइंट करता है। तो इसके बारे में आपको बोला कि इसके आप टाइप चेंज कर सकते हैं, लेकिन लोकेशन चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि आप इसका मतलब है का जब आप इंटरलेक्ट किए ना इसको टाइप को, तब आपने स्टेटमेंट तब मैंने कहा था कि इसकी डेटा इसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। यानी पीटीआर जिस तरफ पॉइंट कर रहा है उसको हम चेंज कर सकते हैं। यानी मैं ये कर सकता हूँ स्टैटिक पीटीआर इक्वल टू 30, दिस इज अलाउड, ठीक है? लेकिन ये नहीं अलाउड, पीटीआर प्लस ये अलाउड, जिसमें वो पॉइंट कर रहा है तो पॉइंट उधर नहीं है, ठीक है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मैं स्टैटिक पीटीआर इज इक्वल टू 30 ये नहीं कर सकता, और बट ये कर सकता हूँ पीटीआर प्लस पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर प्लस 10 जो मर्जी का, ठीक है? अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है पीटीआर, अच्छा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हम स्टैटिक पीटीआर इज इक्वल टू 30 भी कर सकते हैं और पीटीआर प्लस प्लस भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? दोनों नहीं कर सकते। दोनों ही नहीं कर सकते। यानी स्टैटिक पीटीआर इज इक्वल टू समथिंग ये भी नहीं कर सकते और पीटीआर प्लस प्लस भी नहीं कर सकते। सबको बात समझ में? यस सर। इट इज नॉट। तो इसका काम क्या है? अभी आपको एक छोटी सी बात बताते हैं। अरे का जो नाम होता है, आपको मैंने कहा था ना कि वो क्या होता है? वो पॉइंटर होता है। एक्चुअली वो ना सिर्फ ये कि पॉइंटर होता है, बल्कि वो ये वाला होता है। क्या मतलब? उसके थ्रू वैल्यू तो चेंज हो सकती है, लेकिन उसका एड्रेस नहीं चेंज। आप उस पॉइंटर की वैल्यू के थ्रू वैल्यू तो चेंज कर सकते हैं, यानी स्टैटिक ए तो कर सकते हैं, या आप ये भी कर सकते हैं इसको स्टैटिक ए प्लस 2 ये भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू मैं 40 कर दूं, ये भी कर सकता हूं। लेकिन मैं क्या नहीं कर सकता? ए प्लस प्लस नहीं कर सकता या ए माइनस माइनस नहीं कर सकता, यानी ए के एड्रेस को हमें चेंज नहीं कर सकते। सबको बात समझ? नाउ लुक एट व्हाट इज रॉन्ग विद दिस स्टेटमेंट। आप अरे के एड्रेस को चेंज करना चाह रहे हैं जो आपको अगर इसी एड्रेस को किसी और पार्ट में सेव करके उसके थ्रू कर लें, दोबारा बोलो। इसी एड्रेस को किसी और पार्ट में हम सेव करके उसके थ्रू कर लें, तो आप यहाँ तो हो जाएगा। Everybody understand? ठीक है? Let's move forward. अगर a plus 1 करें, हाँ? a plus 1 तब वो चल जाएगा। A+1 is allowed. A+1 का मतलब है एक नया लोकल वेरिएबल बनता है, एक नया लोकल वेरिएबल, यानी एक v वैल्यू है, मैं ये कर सकता हूँ, यानी कि मैं कांस्टेंट v बनाता हूँ, मैं ये तो नहीं कर सकता, लेकिन क्या मैं ये भी नहीं कर सकता? सी आउट v+1 ये तो कर सकता हूँ। ये क्यों कर सकता हूँ? ये एक नया वेरिएबल बन रहा है, वो तो allowed है। Does it make sense? This is allowed, ठीक है? But v++ is not allowed. Exactly same. ठीक है? हाँ जी। हाँ लिख दे। चलेगा? यानी कि यहाँ पर जो या प्लीज बात सुने। यहाँ पर मैं स्टैटिक a is equal to कर रहा हूँ ना i मल्टीप्लाई i। अगर मैं स्टैट और i प्लस प्लस कर रहा हूँ, व्हाट इफ के मैं यहाँ पर i प्लस a प्लस प्लस हटा देता, समझ रहे? a प्लस प्लस मैं करता ही नहीं। एक तरीका है करने का,
और वो ये है कि मैं यहाँ पे स्टैटिक ए लिख रहा हूँ ना, इसी जगह पता क्या लिख देता हूँ, a plus I लिख देता हूँ। So this is the way to do it. अगर मैं यही काम करना चाह रहा हूँ तो मैं ये कर सकता हूँ, static a plus I is equal to I multiplied by I। इस तरह ही काम ठीक है, ठीक है। समझे? अच्छा, आपने एक अजीब सी चीज पढ़ी होगी एक असाइनमेंट में। अगर मैं लिखता हूँ, मैंने एक अरे बनाई है और मैं लिखता हूँ A5, है ना? A5 तो मतलब क्या आपको लगता है? हाँ? नहीं A5, मैं C आउट A5 करता हूँ, क्या आपको 5 मिनट इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी जो मुझे पता है क्या पड़ी है, 6 पड़ी है ना? है ना? इसको एक और तरीका भी है कहने का, a plus 5 लीस्ट है ना? देखिए ना, इसका एक और तरीका भी है 5 स्क्वायर ब्रैकेट। क्यों, इससे क्या मतलब होगा? इसका मतलब इनवर्टली ही होगा क्या, 5 plus a नेक्स्ट बिकॉज इनमें एक 5 है और दूसरा a है, और a एक पॉइंटर है जो किस टाइप का है, int टाइप का है। अगर int टाइप का है तो int टाइप के पॉइंटर में आप 5 ऐड करेंगे तो वो 5 एड्रेसेस है और उसको आप डीस्टैटिक करेंगे। डज इट मेक सेंस? तो आप इस तरह लिख सकते हैं। मेक सेंस? शाबाश। ये बताएं, ये क्या चीज है? न्यूमरेटर ये तो प्लीज ट्राई बाय योरसेल्फ, ठीक है? ये सारी चीजें ऐसी हैं कि आप करके सीखिए, जब तक आप हैंड्स ऑन नहीं करेंगे। ऑलराइट, अच्छा आगे बात सुनो। अच्छा, एक और जो मैंने आपको चीज़ नहीं बताई थी जो आपको यहाँ पर नहीं मिल आएगी, वो ये कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा int static ptr is equal to new और यहाँ लिख दूँ 1, क्या ना? इसके बाद मैंने एक array लिखा, नाम लिखी है ना? अगर आप सिर्फ ऐसे लिख दें तो इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब है सिर्फ एक ब्लॉक बनेगा। ओके, अगर मैं एक से ज्यादा ब्लॉक बनाना चाहूँ तो फिर मुझे क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पर मुझे बताना पड़ेगा कि मैं कितने बड़े ब्लॉक बनाने हैं। 10 ब्लॉक। अगर मैं कुछ ना लिखूँ तो इसका मतलब क्या है कि एक ब्लॉक बनेगा। अच्छा, अगर मैं ये स्क्वायर ब्रैकेट ना लगाऊँ, अगर मैं ये लिखने के बाद साथ ही ये लिखूँ 5, इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये कि एक ही ब्लॉक बनना है, ठीक है? उसका अपना कोई एड्रेस होगा, लेट्स से 0x100, उसमें क्या बाइट वालेगी? 5 वालेगी। और ये ptr3 है, ये एक और पॉइंटर है, इसका अपना जो एड्रेस होगा, लेट्स से ये 0x50 पे बना हुआ है, ठीक है? और ये क्या होता है, और ये वैल्यू क्या साइन हो रहेगी? क्या साइन हो रहेगी वैल्यू? 0x। सबको बात समझ आ गई? सही न्यू का क्या था? हाँ? न्यू मेमोरी में सिलेंडर। न्यू एक्चुअली इसे कहते हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब यह है कि आप एक्चुअली रन टाइम
अरे बनाते हैं। जान एक छोटी सी बात बताऊंगा मगे डाउन नंबर नो सर। चलो ये वैसे तो आपके फाइनल ईयर में आएगी लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? किसी को बताना नहीं है, ठीक है? अगेन एक राज है। हाँ कैमरा बंद कर दे। नहीं ठीक है। अच्छा चलो क्या यार मैं तुम्हें एक बात बताऊं, वो ये कि ये मेरा बेटा एक एज मेन है। यहाँ पे आपने इंटीजर x लिखा, उसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल 10 बताता है, ठीक है? यहाँ पे जी इंटीजर y लिखा या यहाँ पे जी आपने फंक्शन कॉल किया इसका नाम है f, ठीक है? अच्छा इसको ना आपने एक तो आपने x भेजा है, एक आपने 50 वैसे, ठीक है? ये एक और फंक्शन है जिसका नाम है int void f1। यहाँ पे है इंटीजर एक पास होता है x और एक इंटीजर एक पास होता है y, ठीक है? यहाँ पे आपने एक और वेरिएबल बना दिया इसका नाम है x, ठीक है? अब आपने एक और अरे बना दिया इसका नाम रखा है, ठीक है? और इंटीजर s एक वेरिएबल है, ये आपने सीन करवाया और यहाँ पे आपने a बनाया जिसका नाम रखा है s। ये आपको इजाजत नहीं, क्या हुआ? साइज आपने पहले साइज आपने इंटीजर s ले किया, सीन s किया ना और साइज बनाया, ये आपको इजाजत नहीं। इसमें किया, इसमें विजुअल स्टूडियो में किया, एक्चुअली क्या नहीं होता। सर इसमें सारा कॉस्टल डाल दो। हाँ? नहीं फिर आपने यूजर से इनपुट करवा दिया ना। अगर कॉस्टल डाल नहीं अगर यूजर कॉन्सेप्ट लगा लो तो यूजर से इनपुट ही करवा सकते, ठीक है? ये हाँ हाँ इसमें भी कर देता हूँ यार, कोई मसला आप तो नहीं देगा। ये कंपाइल टाइम पे आने देगा, ये कहेगा कोड ब्लॉक में हो जाता था। कोड ब्लॉक में भी एक और तरीके से होता था, ये तो मैं उसकी जो एक ऑप्शन वगैरह ऑफ करते हैं ना जो कि एक्चुअली स्टैंडर्ड वाली है, तो वो इसको अलाउ नहीं करता। एक्चुअली जो स्टैंडर्ड सी प्लस में अलाउ नहीं है, उसकी बहुत बड़ी वजह है। विजुअल स्टूडियो में जैसे इजाजत नहीं, आप वेरिएबल साइज के अरे नहीं बना सकते, है ना? ठीक है, बहुत बड़ी वजह है, मैं भी आपको बता देता हूँ। अच्छा ये ना नहीं होता, तो लेट मी स्किप दिस पार्ट, ओके? इसकी जगह क्या होता है? होता ये है कि यहां पर आप ये काम कर सकते हैं, इंटीजर स्टैटिक ptr इज इक्वल टू, यहां पे आप करें न्यू, यहां पे आप करें int और यहां पर आप करते हैं s। ये आपको याद रखना होता क्या है, यहां से आपका राशि होता है, ठीक है? और एक्चुअली आपका प्रोग्राम होता है, इसको आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको याद है ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एक मेमोरी देता है, उस मेमोरी के 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है? उसका एक पार्ट होता है जो सिर्फ रीड ओनली होता है, और यहाँ पता क्या होता है, यहाँ पर आपने अपना सी प्लस में कोड नहीं करता, उस कोड की इंस्ट्रक्शंस पढ़िए। जितनी मैंने लाइन लिखी है, फॉर एग्जांपल कोई भी मैं मेन में जाके पूरा बड़ा प्रोग्राम लिखता हूँ, वो प्रोग्राम की जो भी वो भी तो मेमोरी में लोड होता है ना, आपका जो भी प्रोग्राम होता है, जो भी आप लिखते हैं वो भी तो मेमोरी में ही होता है, लेकिन पढ़ने के लिए पढ़ा होगा, वो कहाँ पढ़ा होता है? वो एक्चुअली इस सेगमेंट में पढ़ा, इसे कहते हैं, इस सेगमेंट को कहते हैं कोड सेगमेंट।
यहाँ क्या पड़ा होता है आपका अपना कोड। और ये एरिया जो होता है ये किस लिए होता है, ये सिर्फ रीड ओनली होता है। आप उस कोड को चेंज तो नहीं करेंगे आप, यदि एक बार आपने कंपाइल कर दिया, एक बार आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन करने के दौरान तो आप कोड क्यों चेंज नहीं कर सकते, है ना, अनलेस कि आप कंप्यूटर वाइज, ठीक है ना, वरना यूजुअली आप अपने प्रोग्राम को लेकर चेंज नहीं करते, है ना। अच्छा, उसके बाद में एक पोर्शन और होता है जिसे कहते हैं ग्लोबल सेगमेंट। ग्लोबल या स्टैटिक। ग्लोबल, ठीक है। व्हाई ग्लोबल सेगमेंट? ग्लोबल सेगमेंट वो सेगमेंट होता है यार जिसमें हम ग्लोबल वेरिएबल बनाते हैं, वो ग्लोबल वेरिएबल बनाते हैं तो कहाँ एक्सेसिबल होते हैं, सब कोई एक्सेसिबल होते हैं, ठीक है। तो ग्लोबल सेगमेंट क्या होता है, वो सारे काम जो हमने ग्लोबल वेरिएबल में किए होते हैं, ठीक है ना, वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे ग्लोबल सेगमेंट। इसका सीन सी आउट है, आपने कहीं वेरिएबल बनाया है नहीं, ये एक्चुअली इन दी एंड करके वेरिएबल बनते हैं, और वो एक्चुअली पता है कि आईओ स्ट्रीम में वहां पर ग्लोबली डील है, ठीक है। तो वो कहाँ जाके बनेगा, ग्लोबल सेगमेंट, ठीक है। ऑलराइट, इसके बाद आपसे दो सेगमेंट्स और रह गए। एक बड़ा सा सेगमेंट होता है जिसे कहते हैं हीप, ठीक है। हीप क्या होता है, ढेर, ठीक है ना। तो ये ढेर सारी मेमोरी होती है आपकी, उसको हीप कहते हैं, ठीक है। और एक और पोर्शन होता है जिसे कहते हैं स्टैक, ओके। मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टैक। ये स्टैक है ना, ये छोटी सी जगह, ठीक है। और एक्चुअली स्टैक जो होता है ना, वो इसका प्रोग्राम का मेमोरी का आप समझने के एंड होता है, ठीक है। और ये जो स्टैक है ना, इसको जब भी आप मेमोरी लेते हैं ना स्टैक से, ठीक है, और वो कैसे लेते हैं वो बता, उसको मेमोरी इस तरह मिलती है। और जो हीप को मेमोरी होती है ना, वो कहता है यार हीप एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है। वो होते हैं कि आप कहना मुझे मेमोरी चाहिए, ठीक है, तो वो मेमोरी यहाँ से, ओके। जो स्टैक से मेमोरी मिलती है ना, वो कब मिलती है, जब भी आप किसी फंक्शन में कोई वेरिएबल बनाते हैं, तो वो असल में पता कहाँ मिलता है, जब भी कोई फंक्शन का लोकल वेरिएबल आप बनाते हैं, तो वो पता कहाँ बनता है, वो स्टैक का क्या मतलब, स्टैक का मतलब ये है कि एक्चुअली पता क्या बनेगा, ये फंक्शन है, आप देखें मेन वाला, इस मेन फंक्शन में कितने वेरिएबल है, हाँ, इस मेन में सिर्फ एक वेरिएबल है। और जब एक वेरिएबल होता है ना, तो पता क्या होता है, इस हर फंक्शन की एक एंट्री बन जाती है। और वो एंट्री क्या होती है, वो एंट्री बनती है कि ये एक एंट्री जो मेन है, वो ये याद है, आपको याद है हमने जब डिबगिंग की थी तो उसमें कॉल स्टैक दिखाया, वो कि भाई ये स्टैक आया तो इसके ऊपर ये स्टैक है, इस फंक्शन ने इसके ऊपर कॉल किया है, वो स्टैक एक्चुअली एग्जैक्टली इससे भी पार्टीशन होती है, हाँ? आप वाले जो डिजाइन पार्टीशन हुई है, हाँ, तो स्टैक पार्टीशन होती है। जिस फंक्शन जब भी एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करने लगता है ना, तो पता क्या होता है, यहाँ से लास्ट शुरू है, जब भी एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करता है ना, उस फंक्शन के अंदर जितने भी वेरिएबल वो सारे के सारे स्टैक कर देते हैं दोबारा, और वो साइज हमेशा फिक्स होता है। ये देखो, ये कितना साइज है, इस पूरे फंक्शन का कितना साइज है बताना शुरू करें, कितने वेरिएबल्स हैं जो सब बात है। एक 4 बाइट दिए हो गए, 4 बाइट दिया हुआ कितने हो गए, 4 बाइट दिए हो गए, 12, 16, 56 है ना, 40 ऐड कर दो, ये 16 और 5 56 हो गए। और यार ये क्या है, ये एक पॉइंटर है जो कितने बाइट का बनेगा, 4 बाइट। ये भी लोकली डिसाइड हो जाता है, एक्चुअली कंपाइलर कंपाइल टाइम पे डिसाइड कर लेता है, कंपाइल टाइम पे। और बकाया ये एंट्रीज जाके पीछे बैकएंड पे सेव होती है, मतलब इतनी सारी फाइलें बनाती होती है, वो एक्चुअली ये पूरा इसका स्टोरेज होता है, वो बताता है भाई जब भी ये फंक्शन कॉल करना स्टैक पर इतनी मेमोरी रिजर्व है। तो हमने भी कितनी मेमोरी बनाई है, हाँ 56 इतनी हो गई थी, 60 तो 60 बाइट्स रिजर्व हो जाते हैं।
तो जब भी F1 कॉल होता है ना, तो यहाँ पर ये F1 की एंट्री यहाँ पर बन गई है, और F1 की एंट्री के साथ ही कितने बाइट रिजर्व हो जाएंगे? 60। हाँ, 60 बाइट्स रिजर्व, और वो 60 बाइट्स कंटिन्यूअसली पढ़ेंगे, बस राइट। अच्छा, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये क्यों अलाउ नहीं होता? 60 होगी। क्योंकि अगर आप ये वेरिएबल साइज की अरे बनाने लगे तो वो कंपाइल टाइम पर नहीं बता सकता कि मैंने कितनी मेमोरी रिजर्व करवा। ये बात सुना गई? और वो काम हम कैसे करते हैं? वो काम हम ऐसे करते हैं कि ये अलाउ नहीं होता, ओके? बट पॉइंटर बनाने की इजाजत आपको है, तो आप पॉइंटर बनाते हैं और वो पॉइंटर की मेमोरी यहाँ पर रिजर्व होती है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, ये जो पॉइंटर है, आखिरी 4 बाइट इसके रिजर्व होते हैं उस पॉइंटर के लिए, ये जब आप न्यू से फंक्शन कॉल करते हैं ना, ये जो न्यू से मेमोरी लोड करते हैं, ये एक्चुअली हीप से उठा है। और हीप से भी कितने ब्लॉक उठाने को कहा आपने? जो भी आपने एस वेरिएबल इनपुट करवाया, एस में फॉर एग्जांपल कि मैंने कह दिया कि मुझे 50 बाइट 50 मेमोरी चाहिए, 50 बाइट का 50 मल्टीप्लाई में 4, यानी कि 200 बाइट चाहिए, तो यहाँ से वो 200 बाइट आएगा, जहाँ पर भी उस हीप में अवेलेबल हो, वो उस हीप से मेमोरी उठा कर लाएगा। इस हीप की मेमोरी जो है उसका वो कंटिन्यूअसली आपको देगा, और क्या होगा, उसका जो पहला एड्रेस है वो किसको असाइन होगा? वो इस इंस्ट्रक्शन पर यहाँ पर आके यानी वो स्टैक से लिंक होता है। हाँ, स्टैक से। तो स्टैक से लिंक कैसे होता है कि मेमोरी हीप पे लेता है वो, लेकिन स्टैक में इस एंट्री पे जाके सब वो सेव कर देता है कि भाईजान ये जो एंट्री दी थी ना मैंने 0x9 पे दी थी, तो वो कहता है अलॉजिक थी 0x9। तो ये फिर रन टाइम में होगा। हाँ, ये वैल्यू रन टाइम, ये वैल्यू रन टाइम, ये हीप है ना, हीप एक कॉम्प्लिकेटेड चीज है। ये कैसे है कोई मेमोरी मैनेज कर देती है? फॉर एग्जांपल अभी इस फंक्शन ने मेमोरी उठाया, ली, वो मेमोरी वहां से उठा दे देता। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, हाँ क्या ये तो नहीं, वो बाद में, ठीक है, वो एक बात। अच्छा, ये जो हीप है ना, हीप एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आपके प्रोग्राम में अगर आपने हीप से मेमोरी ली है न्यू के थ्रू, तो जब भी आप फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल को बनाते हैं, आप जैसे बेटा एक बात बताएं, जैसे ही इस फंक्शन से बाहर निकलता है तो क्या होता है? सारा कैसे? हाँ, सारा खत्म हो जाता क्या खत्म होता है? स्कोप क्या बात। एक्चुअली जैसे वो फंक्शन से निकलता है, इस फंक्शन की ये वाली एंट्री है ना, ये कोई भी डिलीट करता है, वो फिर एक बात याद, वो ये कि जब भी आप मेमोरी डिलीट करवाते हैं, यानी सॉरी फंक्शन से बाहर निकलते हैं, तो स्टैक को प्रोग्राम जो आपका इंटरप्रेटर है, जो आपका प्रोग्राम चला रहा होता है, उसको एग्जैक्टली पता होता है कि जब भी मैंने इस फंक्शन से बाहर निकलना है, मैंने कितने मेमोरी ब्लॉक्स स्टैक से उड़ा दें। हीप के बारे में उसको नहीं पता होता। अब एक इम्पोर्टेंट बात, हीप से मेमोरी जो है, हीप की मेमोरी होती है, वो हमें पर्टिकुलरली खुद डिलीट करवानी है। यानी आपने मेमोरी रिजर्व करवा लिया ना हीप से, तो वो मेमोरी फ्री नहीं होगी जब तक कि आप उसे खुद नहीं कहेंगे कि भाईजान जी जहाँ पर मैंने मेमोरी रिजर्व करवाई थी ना, ये आप डिलीट कर दें। क्यों? क्योंकि अगर आपने ये मेमोरी, ये पैटर्न से आपको मैंने आपने मेमोरी वगैरह रखी, और एक बात सुनिए, अगर आप इस फंक्शन से बाहर आ गए और इस फंक्शन से बाहर आ गए, वो मेमोरी अभी तक रिजर्व नहीं है। ये बात सुनाई? इसीलिए जब भी याद रखो, जब भी न्यू से ऑपरेटर से मेमोरी बनाते हैं ना, तो एक और ऑपरेटर भी यूज होता है, जिसे कहते हैं डिलीट ऑपरेटर। और डिलीट ऑपरेटर क्या होता है? डिलीट ऑपरेटर की भी क्लास है फ्री, इसका न्यू है। न्यू में आता है न्यू, यहाँ पे टाइप आती है, और यहाँ क्या आता है, यहाँ ब्रैकेट में क्या आता है, कितना साइज, ठीक है, अगर ब्रैकेट आता है। डिलीट में क्या आता है? डिलीट एक और इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। डिलीट में क्या आता है? डिलीट में आता है अगर आपने सिर्फ एक ब्लॉक बनाया था, क्या बनाया था? एक ब्लॉक। अगर एक ब्लॉक बनाया था, फॉर एग्जांपल आपने न्यू इंट लिख दिया, अगर आपने न्यू इंट लिखा था तो आप लिखेंगे, और ये आपने किसी पी में असाइन किया है, या इसको P2 कर देता हूं, तो P2 को कैसे डिलीट करेंगे? आप डिलीट, ठीक है। इसका मतलब है कि आपने वही में हीप से मेमोरी बनाई, वो आपकी डिलीट हो।
और जब आप करते हैं डिलीट, जब आपने अरे डिलीट करवानी हो फिर आप कहते कैसे कर सकते हैं? आप यहाँ लिखते हैं डिलीट P1 और यहाँ लिखते हैं आप ये वाली एड्रेस, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि मैंने इस P1 एड्रेस के ऊपर क्या की थी, जो अरे बनाई थी वो अरे क्या कर दो, वो अरे रिलीज कर। यानी आप रिलीज करने का मतलब यह है कि आप अगर मेरा प्रोग्राम दोबारा मेमोरी मांगे तो वो कहां से देना, वो दोबारा ही से देना। अगर ये वाली अवेलेबल है तो ये भी दे देंगे, ठीक है? मैं आपको बात बताऊं, आपको याद है आप इसे कितना लोग फायरफॉक्स यूज करते हैं? फायरफॉक्स में अगर तुम देखो तो ना आप एक टैब डिलीट भी कर दें, टैब बंद भी कर दें। यानी आप बहुत सारी टैब खोलें, बहुत सारी टैब मैं क्लिक इन्फो खोल ले, वीडियो स्ट्रीमिंग खोल ले, या यूट्यूब पे बहुत सारी मूवीज वाला वो जो भी गाने वाला डालें और बंद कर दें और सिर्फ एक शब्द, ठीक है? अच्छा अब एक काम करो, डिलीट कर दिया, एक टैब में कुछ भी नहीं, कुछ भी खाली भी टैब जाके अपने टास्क मैनेजर में जाके ना मेमोरी देखा, रैम अन्य वहां यूज हो रही होती है अब भी। तो पता क्या होता है, वो आप कहते हैं इस टैब को बंद कर दो, वो बंद जान वो पीछे उसकी बैकएंड पे अभी तक मेमोरी पड़ी होती है, हीप से इसका जगह अभी तक हीप से डिलीट ये जो डिलीट है, ये दोबारा हाँ रिस्टोर भी हो जाती है, इसीलिए रिस्टोर इज फॉरन, ठीक है? तो कई प्रोग्राम्स में आपको बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हीप से डिलीट करवा दिए जाए, और कई जगह होता है कि आपको हीप से डिलीट आप नहीं करें, ठीक है? जैसे फायरफॉक्स में वो चाहते हैं भाई आप